बेशर्मी का इससे बड़ा उदाहरण और असफलताओं का किसी सरकार के पास नहीं होगा जो इस भारतीय जनता पार्टी की। और अब तो ऐसा दौर आ गया जिसमें और भी हल्के लोग हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र है इसमें नुमाइंदे बनते हैं, चुने जाते हैं, तो वो नेताओं की पसंद वो लोग बनते हैं टिकटों के लिए, या तो पानी मारते हैं या सेवा करते हैं। सेवा वो जो उसको बाती है वो सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश में 556 जिलों में अपने कार्यालय बना लिए हैं। यदि आज कोई ये जांच हो कि इन कार्यालयों का पैसा कहाँ से आया, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बात करते हैं, पर ये पैसा कहाँ से आया? चौधरी देवलाल फक्कड़ किस्म के आदमी थे, वो लोगों के बीच में रहना पसंद करते थे। दफ्तर में तो बैठने में उनको आनंद आता ही नहीं था, उनका दिल भी नहीं रहता था, बल्कि विचलित होते रहते थे वहाँ कि कहाँ आके बैठ गया मैं। तो वो वहाँ नहीं कर सकते थे, वो उनके मिजाज के अनुरूप नहीं था। हाँ, अनुरूप नहीं थी वो पोजीशन। हाँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके लिए थी, तो उन्होंने उनको आगे कर दिया। राजीव गांधी सीधे स्पाट आदमी थे, उसको बहुत ज़्यादा हेरा फेरी और वो नहीं आती थी। शब्दों की जादूगरी में भी ये कमी राहुल गांधी में भी है, शब्दों की जादूगरी इसको भी नहीं आती। ये किसानों के साथ जो ये इतनी बात लंबी चल गई, उसका कारण भी आरएसएस जी। आरएसएस का ये मत है कि आप लोगों की एक बड़ी आबादी को आप भूखे कगार पे पहुंचा दो तो वो अपनी रोटी की चिंता करेंगे और सारी बातें भूल जाएंगे। तो हरियाणा के लोगों ने, किसानों ने देवीलाल को अच्छा गारंटर माना। जहां कोरोना के लेके जो इंतजाम करने थे वो सरकार उस तरीके से नहीं कर पाई। कोरोना काल के चलते जो विकास होना चाहिए था देश में, प्रदेश में, उस पे ब्रेक लग गया विकास की सीमा पे, और उसके बदले में जो घोटाले हुए हॉस्पिटलों की, जैसे आप बात करो, वैसे कैसे देखते हैं आप? और जितने इसने प्रपंच रचे वो सारे फेल हुए। नोटबंदी थी, 1000 का नोट से तो कहते हैं काला धन रुक जाएगा, 2000 के नोट से सफेद हो जाएगा। आज उसका कोई जवाब नहीं, आज कुछ मतलब एक बेशर्मी की हद है, कोई रिजल्ट नहीं उस चीज का। उसका कोई रिजल्ट नहीं। आतंकवाद बंद हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। गुजरात ने बापू दिया इस देश को महात्मा गांधी के रूप में, यूपी ने चाचा दिया जवाहरलाल नेहरू के रूप में, हरियाणा बेशक छोटी स्टेट है लेकिन सब समाज का सबसे सम्मानित पद ताऊ का है, जहाँ सब उसको इज्जत देते हैं, उसका आदेश की पालना करने की कोशिश करते हैं, वो है ताऊ। हरियाणा ताऊ दे रहा है देश। इसको धरातल का ज्ञान नहीं हो और पूरा अनुमान नहीं लगा सके, वो ऐसे ही संकट में गिरता है जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी हुई है। चौधरी चरण सिंह ने वो मेरी जो चिट्ठी थी वो फिर पढ़ी मेरी हाजिरी में। अच्छा। और वो चिट्ठी जो की त्यों बीजू पटनायक को दी थी कि देखो ये लौंडा कल का, और मेरे को ऐसी चिट्ठी लिख रहा है, देखो बीजू, इसमें यही मत। बीजू पटनायक ने वो चिट्ठी 2 बार पढ़ी। अच्छा। कितना डिसेंट आदमी था और बेबाक आदमी था। मेरा चौधरी साहब एक बात कहते हैं, इस बच्चे ने कुछ गलत नहीं लिखा, आपको इसकी पीठ थपथपानी चाहिए। आपको पार्टी में ऐसे लोगों की जरूरत है। बीजेपी को गलतफहमी है कि वो कुचल देगी किसान को, क्योंकि इंटरनेशनली भी जो दूसरे जो मुल्क हैं जिसमें अब तक ये नारे लगते थे मोदी मोदी, आज को लगाने वाला नहीं। विदेशों में विरोध हो रहा है, विदेशों में विरोध हो रहा है, ट्रैक्टर मार्च निकल रहे हैं और चारों तरफ से दबाव है कि सरकार को बात सुननी चाहिए। चौधरी देवलाल अपने को इस काबिल नहीं समझते थे कि मैं इस पोजीशन पे एक ऐसा देश जो जिनमें इतनी विविधता है, भाषाओं की विविधता है, उसको मैं उस पोजीशन को निभा भी सकूँगा। तो मुझे वो पोजीशन लेनी चाहिए सरकार में, और पद मेरा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का मेरे को ठीक लगेगा, जिसमें मेरा इज्जत भी बनी रहेगी। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता बनाए रखने के लिए उसको प्रयोग में ला रही है। ये ठीक है, पंजाब हरियाणा के किसानों को ज़्यादा पता होता था एमएसपी क्या है, लेकिन आज इस आंदोलन के इतना लंबा चलने के बाद में इस देश के किसानों को ये आभास होगा कि एमएसपी भी कोई चीज़। नमस्कार, बिंदास हरियाणा के हमारे खास कार्यक्रम सीधी बात सुरेंद्र नैन के साथ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान हैं रण सिंह मान जी। रण सिंह मान जी पूर्व में संसदीय सचिव रहे, बाडा से 1977 में विधायक बने, फिर 87 में विधायक बने। मान साहब, काफ़ी सारी सरकारों का जो कार्यकाल रहा है उसका अनुभव आपको है। हम पहले जब से हरियाणा बना तब से लेकर और 2019 तक की बात करें तो काफ़ी राजनीतिक बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन राजनीति की बातें करें उससे पहले अभी का जो मुद्दा है
वो आपके साथ जरूरी इसलिए हो जाता है उस पर बात करना, क्योंकि किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, देश का सबसे बड़ा यह आंदोलन बन चुका है, इसमें आपकी भागीदारी पहले दिन से है। किसान आंदोलन को आज आप कहाँ खड़ा देखते हैं? सुरेंद्र जी, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, ये सही है कि मैं पहले दिन से, जब संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला किया कि दिल्ली को कूच होगा जी, और 26 नवंबर को 2020 को दिल्ली में एंट्री करेंगे किसान जी, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो मैं पहले दिन से जुड़ा हुआ हूं। और उससे भी पहले एक बार रेल ट्रैक रोकने का जो आह्वान किया किसान मोर्चे ने, तो मैं खुद 4 घंटे अंबाला और सहारनपुर रेलवे ट्रैक पे जगाधरी के पास फ्लाईओवर के नीचे थे और 4-5 हज़ार किसान वहाँ पे इकट्ठा हुए। रेल ट्रैक पे 4 घंटे के लिए जाम था, जाम किया गया और मैं उसमें भी शामिल हुआ। तो ये पहला मौका नहीं था। मैं आपको इतना भी क्लियर कर दूं कि जहाँ तक किसानों का सवाल है या उन वर्गों का जिसको सरकारों ने उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी दी जानी चाहिए थी, अहमियत नहीं दी थी जी, तो मेरा मकसद विधायक बनने के बाद में ये सदैव से रहा है, क्योंकि मैं एक ट्रेड यूनियन की बैकग्राउंड से आया हूँ। तो ट्रेड यूनियन में क्या होता है कि जो मेंबर्स उसको यदि ताकत देते हैं तो वो ताकत संगठन के लिए और उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जी, और यदि ऐसा नहीं करता है वो पदाधिकारी ट्रेड यूनियन से बाहर हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। तो मेरी ग्रूमिंग इस तरह से हुई जी। मैंने जब स्वतंत्र में बना तभी से ये फैसला ले लिया था कि मुझे उन लोगों की आवाज़ बनना है जिनकी अब तक कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई और जिन विषयों से उनका सरोकार रहा, जिन मुद्दों से उनका सरोकार हुआ, उन पर सरकार बनने के बाद ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं उन बातों को उठाऊं जी, और वो मैंने तरीके से उठाई भी। और ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी एंट्री ऐसे समय हुई जब हरियाणा के राजनीति पे चौधरी देवीलाल का वर्चस्व हुआ जी, और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला जी, और जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात थी, जिनसे जनता को एक उदार मदद सरकार की ओर से दी जा सकती थी जी, उनमें बहुत सी बातों में मैंने और मेरे बहुत से साथियों ने जो उस टाइम चौधरी देवीलाल के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि वो एक राइजिंग पार्टी थी जी, और एक राइजिंग पार्टी जो स्थापित पार्टी है जो उस टाइम कांग्रेस थी जी, उसके खिलाफ यदि आपको लड़ना है, एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरना है, तो आपको उन लोगों को ग्रूम करना होता है जो धरातल पे काम कर सकते हैं, जो कर्मठ हैं, थोड़े विचारवान भी हैं और स्वाभिमानी भी हैं। तो उनको चौधरी देवीलाल ने प्रोत्साहित किया जी, और बहुत सारी बातें उनकी मानी। मसलन किसान जो मीटर्ड सप्लाई थी हरियाणा में, तो वो उसको मैंने फ्लैट रेट और स्लैब प्रणाली में तब्दील करवाया, उन्होंने मानी। ये उनकी खूबी थी कि उनको कोई काम करते थे उनको श्रेय लेना आता था, वो जनता के बीच में ही अनाउंस करते थे, चंडीगढ़ में बैठ के फैसला नहीं करते थे। और उसके बाद सिलसिला, क्योंकि उनका विजन उतना डेवलपमेंट का नहीं था चौधरी देवीलाल का, तो ट्रैक्टर के टोकन टैक्स लगता था वो माफ़ हुए। फिर ओलावृष्टि के मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं थी, किसान को यदि प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसको कोई मदद नहीं होती थी, कर्जा माफ किया गया था, वो हुआ। और वो 87 का मैं आता हूँ। और जो दूसरे स्पेल में उनके जो 87 से शुरू हुआ, उस टाइम भी मैं उनके साथ ही था जी। और तो उस टाइम लड़कियों के स्कूल के लिए एजुकेशन को बढ़ावा मिले बच्चियों का, क्योंकि आगे ज़माना ऐसा मिलेगा जब बच्चियों को पढ़ाने की ज़रूरत होगी, तो वो मतलब उनका एक उस बारे में विज़न क्लियर था जी। तो 3 गुना यदि गांव चंदा करेगा तो सरकार उसको 3 गुना करेगी, वो अपनी बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं ताकि बच्चियों को सुरक्षित माहौल में एक सुरक्षित उस तरह की व्यवस्था कर दी। हाँ, उस तरह की, तो ऐसा उनका था। तो मैंने जो पाया वो यही पाया कि, और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मैं लोगों के काम आया, लोगों के मुद्दों को उठाया और आज भी किसान आंदोलन के संदर्भ में आज मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। बिल्कुल। मैं 26 नवंबर जब वो किसान दिल्ली एंट्री करना चाहते थे, मैं टिकरी बॉर्डर पर था और पहला मेरी समझ में जो उस
तरफ का इलाका है, दक्षिण हरियाणा का, दादरी भिवानी के, उनमें सबसे पहले मैंने प्रदर्शन किया जी 26 तारीख को। प्रदर्शन करने के बाद में हम टिकरी बॉर्डर पर आए, संतुष्टि नहीं हुई, वापस गए। मैंने 28 तारीख को जा करके दोबारा से मैंने एक प्रेस नोट जारी किया कि 1 तारीख को किसानों का एक बड़ा जत्था दादरी से टिकरी बॉर्डर के लिए चलेगा। और मैं अपने इलाके के लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया और 200 का एक बड़ा जत्था सामग्री लेकर के, जिसमें खाने पीना और दूसरी चीज़ें, पूरा राशन जो सारा हाँ लेकर के हम गए वहाँ। लगातार मैं 6 दिन धरने पर भी रहा हूँ टिकरी बॉर्डर पर। वो मैं किसी के नेता के कहने से या किसी के उससे नहीं गया हूँ, मेरा अपना जुनून था, मेरी अपनी लोगों के प्रति एक कमिटमेंट है। बिल्कुल, जुनून की आपने बात की, जुनून से मुझे याद आया, जहाँ तक मुझे जानकारी है मार्च महीने की शायद बात है, टिकरी बॉर्डर पे भी आप रहे, चंडीगढ़ में भी आप रहे मटका चौक पे। हाँ। 17 तारीख को आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ और आप अगले ही दिन 18 तारीख को फिर किसानों के बीच। हाँ, मैं उस दिन मटका चौक पर गया, हालांकि डॉक्टर ने मेरे को 2 दिन बाद रेस्ट दिखाने को कहा था कि आप ऐसा मत कीजिए। उन्होंने पूछ लिया कि आप इधर उधर तो नहीं गए जी? मटका चौक गया था मैं, किसान प्रदर्शन कर रहे थे, रोक नहीं पाया ना, मेरे नज़दीक है, मैं 3 सेक्टर में रहता हूँ। तो उन्होंने मना किया, तो मैं कुछ दिन के लिए रहा, लेकिन मेरा शायद ही कोई दिन खाली गया हो, क्योंकि कितलाना पे आज 6 महीने से ऊपर हो गए टोल है, तो मैं उधर दादरी जाता हूँ तो वहाँ बैठता हूँ। मैं सिंह बॉर्डर पर भी गया हूँ और मैं ढांसा बॉर्डर पर भी गया हूँ लोगों के बीच में। लगातार मैं ये मानता हूँ कि किसानों की जो बात है, जो मांगे हैं, वो बिल्कुल जायज़ है। पर दरअसल क्या है कि जिस तरह की सरकार आज देश में है, क्योंकि ये कोई प्रदेश का इशू नहीं है, किसान का इशू भारत सरकार को सेटल करना है, और वो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा, यानी पॉलिटिकल पहल होगी, वो सरकार की तरफ से होनी चाहिए। किसान को मजबूर करना न्याय संगत नहीं होगा। और ये मांग धीरे धीरे बढ़ करके यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि बिजली बिल अधिनियम 2020 जो अब कानून बनने की प्रक्रिया में है, वो भी किसान के खिलाफ है। और किसानों से भयभीत होकर के हरियाणा सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, उसमें दिल्ली की सहमति भी ज़रूर होगी, नहीं खट्टर इतने मजबूत नहीं है कि उसी इशू पे मानना चाह रहा था। किसान आंदोलन जिस मजबूती से चल रहा है, और कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, यानी कि किसान और कमेरे का बहुत बड़ा योगदान है। कहने को भी आता है कि जो भी देश, वही देश अच्छा विकास और तरक्की करता है जिसके नेतृत्व में दम हो, जिसका नेतृत्व मजबूत हो। रण सिंह मान एज ए राजनीतिक और एज ए किसान जो आज देश का नेतृत्व है, हम मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करें, मोहन भागवत की बात करें, और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की बात करें, कैसे आप इनके नेतृत्व को देखते हो किसान आंदोलन के संदर्भ में? हाँ, मैं जो पहले चल रहा था उसको 1 मिनट पूरा करता हूँ और फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। एक कानून बना दिया हरियाणा सरकार ने आंदोलनकारियों से क्षतिपूर्ति का, कि उसमें यदि कोई बात होगी तो वो सब उनसे भरपाई की जाएगी। तो ये किसान को डराने की कोशिश है, पर बहुत हथकंडे अपनाए, भारत सरकार ने भी अपनाए, वो हरियाणा की सरकार ने भी अपनाए, षड्यंत्र से फेल करना चाहा, उसमें डिवीजन करना चाहा, तरह तरह के नारे लगे, अपने आदमी भेज करके और उत्पाद खड़ा करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन किसान अडिग रहे। जो किसान फील्ड में थे उनने उन बातों की परवाह नहीं की। बीजेपी के सारे षड्यंत्रों को ध्वस्त करते हुए आज किसान आंदोलन उसी मुकाम पर है जहाँ से वो शुरू हुआ था। और मेरा ये मानना है कि सरकार को कितना नुकसान उठा करके किसानों से बातचीत करनी पड़ेगी, इन कानूनों को वापस लेना होगा, ये तो समय की बात है जी। लेकिन आंदोलन है वो अपने पूरे चरम पे है, जारी रहेगा और जीत तक जारी रहेगा। जीत तक। अब रही बात राजनीति की, तो हाँ, जो आप पूछ रहे थे नेतृत्व, मैंने 2012 में एक आर्टिकल लिखा था जो दैनिक ट्रिब्यून में छपा जी, और आप उस बात से समझते हो जी, मैंने दोनों ही बातों का जिक्र किया कि देश में एक तरह राजनीतिक संकट के हालात हैं, क्योंकि जो माहौल बदला, वो पीढ़ी चली गई जो स्वतंत्रता आंदोलन से निकली थी और जिनकी लोगों के प्रति एक प्रतिबद्धता थी, ईमानदारी थी और प्रतिभाशाली और कर्मठ लोगों को पार्टियों में जगह थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। तो
मैं आपको एक उदाहरण दे करके समझाता हूँ जो मैंने उस आर्टिकल में लिखा कि आज से 2500 साल पहले चीन में उसको देव पुरुष बोलते हैं जी। मतलब वो एक बहुत ही सम्मानित आदमी थे, लाओजू। हाँ, लाओजू। तो उन्होंने अपना एक पद लिखा और उसमें क्योंकि उस टाइम सत्ता का निर्माण हो चुका था, सत्ता के केंद्र आ चुके थे, तो लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी इस तरह की जो आज की दुनिया में है। लेकिन सत्ता का निर्माण हो गया, सत्ता के केंद्र बन गए, तो शासक जो थे वो तकरीबन माँ के पेट से जन्म लेते थे और वही बनते थे। लेकिन उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है ये चीज़। यदि समाज में झूठ, भय और दहशत का माहौल बन जाए तो हल्के आदमी भी सत्ता में आ सकते हैं। इस देश के साथ यही हुआ, हरियाणा के साथ भी यही हुआ कि लोग उस माहौल में, मेरे को ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि भय और दहशत को थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दूं ताकि आपके दर्शक ये समझ जाएं। बिल्कुल, क्यों नहीं। और आप इस बात के लिए पहचाने भी जाते हैं कि आप बोलने में बड़े जी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में जो मैटर रखते हैं वो प्रधानमंत्री तो हैं नरेंद्र मोदी, और वो अपने सहयोगी के रूप में जिसको ज़्यादा विश्वास वो अमित शाह हैं, और और इनसे भी ऊपर मैं ये मानता हूँ मोहन भागवत हैं जो आरएसएस प्रचार जी। और ये किसानों के साथ जो ये इतनी बात लंबी चल गई उसका कारण भी आरएसएस जी। आरएसएस का ये मत है कि आप लोगों की एक बड़ी आबादी को आप भूख के कगार पे पहुंचा दो तो वो अपनी रोटी की चिंता करेंगे और सारी बातें भूल जाएंगे। तो वो इसी एजेंडे पे चल रहे हैं। और जो माइनॉरिटी है उसको तो ये डराया जाता है कि आपको ये बहुमत वाले पीटेंगे जी, और जो बहुमत वाले हैं, मेजॉरिटी वाले हैं, उनको ये डराया जाता है कि ये माइनॉरिटी वाले एक दिन बहुमत में आकर के तुम्हारे को पीटेंगे। तो ये पहला मौका है इस देश में जब माइनॉरिटी भी और मेजॉरिटी भी बहम के वातावरण में, और सारे जो सरकार का दायित्व होता है विकास करना, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था करना, वो सब दूर छूट गए हैं, बहुत पीछे छूट गए हैं। और पूरी तरह से आरएसएस के ही लीडरशिप में, यानी मोहन भागवत के इशारे पे सारे फैसले नागपुर की मार्फत होते हैं, चाहे वो हरियाणा हो या बीजेपी रूल दूसरी स्टेट हो। तो वो उनका इन चीज़ों पर ध्यान नहीं है जिनका सरोकार आम आदमी से। वो अपना एजेंडा उनका साफ है कि हम समाज को धार्मिक आधार पर बांटते रहें, और उससे काम नहीं चलता हो तो जातीय विभाजन की एक रेखा बनाएं, उनको वहाँ डिवाइड करें। और अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता बनाए रखने के लिए उसको प्रयोग में ला रही है। और अंग्रेजों वाली प्रणाली अब भी लागू है। वो लागू है। तो इससे भय और दहशत के माहौल में लाओजू जो कह गए, मैं उसको प्रासंगिक मानता हूँ, रेलेवेंट है वो भारत पर लागू होती है। और हल्के लोग सत्ता में आ गए, चाहे वो देश हो चाहे वो प्रदेश हो, तो ये स्थिति है। और उसी स्थिति के कारण, क्योंकि हल्के लोग हैं, वो नहीं समझते कि किसान, आखिर देखो किसान ये छोटी बात नहीं है जी। जब लेबर लॉ आ गए नहीं, और कहीं विरोध, जो किसी टाइम बहुत बड़े बड़े मूवमेंट खड़े होते थे जी, लेबर के, रेलवे के, पोस्ट ऑफिस के, एम्प्लॉइज़ के, वो नदारद हो, मतलब बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बना पाए सरकार पे। तो किसान को ये सोच लिया सरकार ने कि आप इनको इन कानूनों उसी तरीके से दबा, हाँ उसी तरीके से दबा सकते हो जो औरों को दबा लिया। तो ये भूल सरकार की समझो बैठी, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वो सरकार वो कामयाब है और नेतृत्व वो कामयाब है जो पूर्व अनुमान भी कर सके कि आप ऐसा करोगे तो ये होगा। ये पूर्व अनुमान नहीं लगा सके, जिसको धरातल का ज्ञान नहीं हो और पूर्व अनुमान नहीं लगा सके, वो ऐसे ही संकट में गिरता है जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी हुई है। तो हल्के लोग हैं यहाँ पे, इसलिए किसान की सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई किसकी हो रही है? जो नागपुर की मार्फत आरएसएस का पर्चा लेके कोई आएगा तो उसकी सुनवाई है। और उनका एजेंडा क्लियर है, वो केवल धार्मिक आधार पे और जातीय विभाजन की दृष्टिगत ही सारे फैसले लेते हैं। किसी को प्रोत्साहन देना है, नहीं देना है, किसी की टांग खिंचाई करनी है, नहीं करनी है, किसी पे केस बनने हैं। क्योंकि भारत हल्के लोग आ गए, इसलिए जितनी एजेंसीज हैं
चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो ईडी है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट मतलब न्यायालय है, उसके ऊपर भी उंगलियां उठने लगी हैं, जो भारत में पहली बार हो रहा है। और मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो अच्छी किस्मत है लोगों की। मैं ये कहूँगा कि छोटे जो वेब पोर्टल हैं और सोशल मीडिया है, उन्होंने स्थिति को संभाला और लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाया जी। तो ये हालात हैं, लेकिन सरकार का इस बीच में पर्दाफाश होता गया और मैं नहीं सोचता कि ये इस तरह की बातें लंबा चलेंगी। कारण है उसमें कि आखिर लोगों ने ये समझ लिया, चाहे बीजेपी ये सोचे कि हमको सबको इस भूख के कगार पर पहुंचा देना जी, लेकिन आम आदमी समझने लगे। मैं नहीं समझता किसान का आंदोलन है, ये गरीब लोगों का भी है, क्योंकि उनको भी निचोड़ रही है। और जितने इसने प्रपंच रचे वो सारे फेल हुए। नोटबंदी थी, 1000 का नोट से तो कहते हैं काला धन रुक जाएगा, 2000 के नोट से सफेद हो जाएगा। आज उसका कोई जवाब नहीं, आज कुछ मतलब एक बेशर्मी की हद है, कोई रिजल्ट नहीं उस चीज़ का, उसका कोई रिजल्ट नहीं। आतंकवाद बंद हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, वो प्रलोभन जो दिए गए थे, तमाम चीज़ें। मतलब ये इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। सरकारों को चुने हुए लोगों के प्रति उनकी कुछ समर्पण होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसकी उनके बच्चों की भी शिक्षा, उनको भी आगे 100 जिम्मेवारियाँ हैं उन बच्चों को पढ़ाने की हैं, अपने स्वास्थ्य की भी होती है, उन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं है। और वो देखा भी लोगों ने। अब कोरोना काल आया, मैं कोरोना काल पे आऊँगा, इस पे मेरा है सवाल। एक बार इसी कड़ी में बात करते हैं। आपने क्लियर शब्दों में कहा कि आरएसएस और बीजेपी फूट डालो राज करो की नीति पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, किसान नंगे रूप में किसान आंदोलन जबरदस्त तरीके से चल भी रहा है शुरुआती दौर से और लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन मान साहब, आप क्या देखते हैं, जैसे जो किसान लगातार एकत्रित हैं, हम बंगाल चुनाव की बात करें, उसके साथ के जो चुनाव हुए थे उनमें किसानों ने जवाब दिया, ठीक है ना। उसके बाद वही अगर हम बात करें आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है वो चुनाव के परिणाम प्रभावित तो होंगे। निश्चित रूप से ऐसा है कि ये प्रचार, ये दुष्प्रचार है कि ये केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन है। आज आप भारत के किसी कोने में चले जाओ, मेरे एक दोस्त है मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कि हमने एक जिले में 10,000 ट्रैक्टरों का एक मार्च किया किसानों के समर्थन। क्योंकि हम अखबार में लोकल खबरें ज़्यादा होती है, हम ये सोच लेते हैं कि भाई ये शायद ठीक भी करते होंगे, ऐसा नहीं है। पूरे देश के किसानों को ये ठीक है, पंजाब हरियाणा के किसानों को ज़्यादा पता होता था एमएसपी क्या है, लेकिन आज इस आंदोलन के इतना लंबा चलने के बाद में इस देश के किसानों को ये आभास हो गया कि एमएसपी भी कोई चीज़ और वो उसको लाभ देती है, लाभ के साथ गारंटी देती है उसको, उसके आमदनी कम से कम कुछ तो सुनिश्चित करती है, तो उसका अट्रैक्शन बढ़ा है। तो ये नहीं कर सकते। और धीरे धीरे इसका फैलाव हो रहा है। और कोई भी आंदोलन आप देख लो, चाहे बड़ी बड़ी क्रांतियां भी हुई हैं दुनिया में, तो ये नहीं है कि सब जगह एक साथ अपसर्ज हो, एक साथ उठे। कहीं से उठता है, कहीं से तेज होता है, कहीं फिर साथ जुड़ते चले जाते हैं। ये तो चीन में माओ सेतुंग ने लॉन्ग मार्च किया था, तो कौन उनके साथ थे? हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने जब न्याय शुरू किया था, तो कौन सा उनके साथ पूरा हरियाणा जुट गया था? वो तो हिसार से एक मामूली 200 का आदमी से शुरू किया था, तो दिल्ली में आते थे लाखों में तब्दील हो गया। तो ये मूवमेंट कमज़ोर नहीं होगा किसानों का, ये जोर पकड़ेगा। और बीजेपी को गलतफहमी है कि वो कुचल देगी किसान को, क्योंकि इंटरनेशनली भी जो दूसरे जो मुल्क हैं जिसमें अब तक ये नारे लगते थे मोदी मोदी, आज को लगाने वाला नहीं। विदेशों में विरोध हो रहा है, विदेशों में विरोध हो रहा है, ट्रैक्टर मार्च निकल रहे हैं और चारों तरफ से दबाव है कि सरकार को बात सुननी चाहिए। और यहाँ तक इसी कड़ी में हम बात करें, जैसे आरएसएस बीजेपी की यहाँ बात हो रही है, राज्यपाल सत्यपाल मलिक की बात करें, उन्होंने खुलकर किसानों के समर्थन में बयान भी दिया। ये तक कह दिया मैं किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, अगर मुझे पद त्यागना पड़े वो भी त्याग दूंगा। उनको आप कैसे देखते हो? देखिए, उनने ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब कोई राजनीतिक आदमी किसी दल से जुड़ा हुआ हो और वो खुल करके विरोध जताता है, तो मैटर रख करती है वो बात। सत्यपाल मलिक ने जो कहा वो बहुत ज़बरदस्त, उसका मैं ये मानूंगा, और वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधी स्पॉट बात में ये बात रखी कि आप इनको प्रधानमंत्री जी ऐसे मत उठाइए, ज़बरदस्ती मत कीजिए। उन्होंने पंजाब के किसानों का जिक्र करता हुआ, मैं सब किसानों पर इसको लागू समझता हूँ कि कोई ज़माना था, निकल गया वो, कि हम जाति को भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। किसान ऐसा है कि वो
इतना जल्दी भूलने वाला नहीं है, और पंजाब के तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, उन्होंने सिखों का इतिहास भी बताया कि सिख जो है वो, उसने कोई गलत नहीं कहा, और एक तथ्यात्मक बात बड़े तर्कसंगत ढंग से रखी। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं तो किसी पैमाने पर तो खरी उतरे। अब ये जैसे कोरोना का काल आ गया, सरकार ने क्या तैयारी की? सरकार ने पहले दिन से ये एजेंडा तय कर लिया, वो संघ के कहने से एजेंडा किया कि, और उसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की। तबलीगी जमात का दिल्ली के अंदर उनका मामला उठा, हाँ, मरकज पे वो इकट्ठे हुए, और दूसरे देशों से भी आए। यदि वो गैर कानूनी संगठन था तो उनको इकट्ठा क्यों नहीं दिया गया? और सरकार को क्या उसकी जानकारी नहीं थी? हाँ, सरकार के पास इतनी एजेंसी है, उसके पास अपनी इंटेलिजेंस, उसके पास IB है, उसके पास रा है, और जिस मरकज का जो कार्यालय है वो उसके साथ थाने की दीवार लगती है, और थाने में ये व्यवस्था होती है जो पब्लिकली ऊपर से नहीं दिखाती, कि वो अपने क्षेत्र में अपने मुखबिर रखते हैं, और उनको पल पल की खबर होती है कि कहाँ क्या हो रहा है। उनने जानबूझ करके संक्रमित लोग जो उन देशों से आए जो जहाँ संक्रमण था उनको आने दिया। हवाई अड्डे पर उनको किसी तरह की चेकिंग नहीं हुई, उनकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई। और जब सर ये सुनिश्चित हो गया कि क्योंकि कोरोना का करैक्टर है कि वो यदि आप इकट्ठ होता है कोई, तो उसमें वो फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब सरकार को ये पुष्टा हो गई, वो तो उनकी एजेंसी से ही हुई है उनको कि यहाँ संक्रमण हो गया, वो किसने खबर दी? बिल्कुल। तो ये रंग देने की कोशिश की, किस इन मचा दिया, तबलीगियों ने मचा दिया, वो मचा दिया। वो बात आज तो कहीं चर्चा में नहीं है, लेकिन शुरुआत में उसको उठाया गया उस तरीके से। संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, प्लानिंग के तहत बिल्कुल, बाकी उनको आने दो, उनको संक्रमित होने दो। हम इसका कोरोना का कारण जो सरकार की लापरवाही का नतीजा हुई, क्योंकि राहुल गांधी ने भी बहुत बार किया, विपक्ष के दूसरे लोगों ने बहुत आगाह किया, लेकिन सरकार ने नहीं सुना, क्योंकि वो उसको धार्मिक रंग देना चाहती थी। वहाँ मार खाई। फिर उससे पहले नोटबंदी बिना किसी तैयारी के, बिना कोई मतलब न कोई मकसद पूरा हुआ, उसको लागू किया। GST का जो प्रारूप था वो सारा चेंज कर दिया। और किसानों को जो उसके सप्लीमेंट्री पास थे उनके वो भी उसके दायरे में ले दिए। हाँ, और उनको से चढ़ाते हैं कि तो ये तो आप तो विरोध करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन उन्होंने अपने आईने से उसके सारी चीज़ें तय की, वो लागू कर दिया। फिर जो पहले कोरोना की लहर आई तो बिना कोई प्लानिंग के एक बार कह दिया कि आज 12 बजे के बाद में और लॉकडाउन है, 8 बजे बोलते हैं श्रीमान जी। तो बेचारे जिनको प्रवासी लोग थे, वो मजदूरी के लिए बाहर आए हुए थे, उनको तो एकदम दहशत में आ गए। बिल्कुल, कि अब तुम मरोगे तो यहाँ, इससे अच्छा अपना घर जा करके मर लो। आपातकाल के बाद भी इस तरह की परिस्थितियाँ देखेगी, लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, रेल के नीचे कट के मर गए, एक्सीडेंट हुआ। मतलब ये बेशर्मी का इससे बड़ा उदाहरण और असफलताओं का किसी सरकार के पास नहीं होगा जो इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब दूसरी लहर आई, जब पहली लहर आई वैज्ञानिकों ने चेताया कि दूसरी लहर भी आ सकती है। ये आपका काम था, ऑक्सीजन का प्रबंध करते, एक्सीलेंटर का करते, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेड की व्यवस्था करते, ना कुछ नहीं। ढंढौरा पीटते रहे, थाली बजवाते रहे, लिए जलवाते रहे, इन बातों से जाते हैं। मतलब एक वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। यदि किसी शासक की वैज्ञानिक सोच नहीं है, आप टेक्नोलॉजी की तो बात करते हो, डिजिटल इंडिया का डोल, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, तो लेकिन आपने किया क्या? जी, कुछ नहीं किया। लोग जो लूट मैंने अपने जीवन में प्राइवेट हॉस्पिटल की कोरोना के इस दूसरी लहर में, इसी बात पे मानने वाला था। कोरोना काल आया, पूरा देश कोरोना के संकट से जूझा। मैं इसको कहूँगा कोरोना, सरकार और घोटाला, क्योंकि आपदा में अवसर। मान साहब, इसमें दो बातें हैं। जहाँ कोरोना के लेके जो इंतजाम करने थे वो सरकार उस तरीके से नहीं कर पाई। कोरोना काल के चलते जो विकास होना चाहिए था देश में, प्रदेश में, उस पे ब्रेक लग गया, विकास की सीमा पे। और उसके बदले में जो घोटाले हुए हॉस्पिटलों की, जैसे आप बात करो, वैसे कैसे देखते हैं आप? मैंने तो अपनी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूँ, मैंने बहुत पहले ही डाल दिया कि सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो गरीब आदमी है बेचारे कर्ज ले करके बैठ ले रहे हैं, वो तो लूट जाएंगे। उनको 5-5-10 साल भी वो, उनके बच्चे भी कर्ज नहीं उतार सकते। इतनी ब्लैकमेलिंग बढ़ गई थी। यानी साधारण शहरों में
सब डिवीजन लेवल के जो शहर थे उनमें 25,000 का बेड ऑक्सीजन वाला जी। और जो जिला थे उनमें 1 लाख तक चले गए और बड़े शहरों में जो है 5-5 लाख तक के बैठ गए। मतलब कुछ तो कोई लिमिट है। अब जब वो कोरोना काल ये दूसरे की लहर कमज़ोर हुई तो सरकार अब कर रही है कि हम हॉस्पिटलों में ज़्यादा बिल किसने ले लिए वो प्रूव करो, तो हम उसको वापस लौटा देंगे। अब कमेटी बनेगी, उनका बस ये है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल इनको चंदा दे देंगे। इनके दफ्तर जो बीच में पड़े हैं 550 तो बन गए इनके। भारतीय जनता पार्टी ने देश में 556 जिलों में अपने कार्यालय बना लिए हैं। यदि आज कोई ये जांच हो कि इन कार्यालयों का पैसा कहाँ से आया, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बात करते हैं, पर ये पैसा कहाँ से आया, ये भी एक लूट बनेगी ना। पहले तो लोगों को लूट लिया, अब अस्पतालों में ने जो लूट मचाई उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनसे कुछ हेंटना चाहते हैं, इसलिए कमेटियां बन रही हैं। लेकिन जनता को उससे क्या फायदा मिला? बिल्कुल, सरकार की इतनी बड़ी घोर लापरवाही जिसमें लोगों को लूटने दिया गया। क्या सरकार ये हस्तक्षेप नहीं कर सकती? बिल्कुल, जब और चीजों में कर सकती है, सरकार की सब बातों पर नजर होती है, तो हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा था, सबको। तो क्या प्राइवेट अस्पताल इनकी उससे पूछे बाहर थे? मेरे को अफसोस है कि मुझे ये कहने में कोई एजिटेशन नहीं कि एक कुछ लोगों को छोड़िए, कुछ ने बोला है, आवाज नहीं उठाई। प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट पर जिस तरह का विरोध होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिला, इसलिए वो अनवरत जारी रहा। और जब तक लहर चलती रही तब तक लोग लूटते रहे, मरते रहे। ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे, हॉस्पिटल में बैठने तब लोग मरे। बिल्कुल, वो चीज़ चलती रही। तो मान साहब, ये चीज़ें रही कोरोना काल की और किसान आंदोलन की, उसके बारे में आपने विस्तृत से बताया। अब थोड़ी राजनीतिक बातें भी कर लेते हैं। जैसे 77 से आप पहली बार चुनकर हरियाणा विधानसभा की सीढ़ियाँ में पहुँचे, विधानसभा पहुँचे। उससे पहले की अगर बात करें तो टीचिंग लाइन में आप रहे, तब से ही ये संघर्ष आपका उस दौर से ही जारी है कि कैसे आवाज़ उठानी है। जब आप देवीलाल सरकार में थे और वो सारी की सारी चीज़ें हुई, दर्शक जानना चाहेंगे कि चौधरी चरण सिंह जो नेता रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके बारे में आप बताएं संक्षेप में, यानी कि देवीलाल के लेकर। देश के इतिहास में 7वें, इससे पहली सदी में 7वें दशक में एक जो मध्यम वर्गीय किसान जातियाँ थी उनमें पॉलिटिकल अवेकनिंग बहुत तेज़ी से आई और बहुत जगह समृद्ध सरकारें बनी। और उसका जो बड़ा नाम था उसमें वो चौधरी चरण सिंह का था जी। और उन्होंने हिंदी स्पीकिंग जो एरिया है उसमें किसानों को, आप कोई कास्ट का नाम नहीं ले सकते हो, जो खेती घर जातियाँ थी वो उनके सपोर्ट में आई और वो एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे देश में। और हरियाणा में भी उनका एक ज़माने में पूरा वर्चस्व था। जब मेरी एंट्री हुई तो भी वो उस टाइम चौधरी चरण सिंह की तुति बोलती। बिल्कुल, बहुत बड़े नेता। हाँ जी। और लोक दल ही कांग्रेस का विकल्प भी बना करके हरियाणा में, हालांकि उसमें डिवीज़न हो गया। और वो जब चौधरी साहब जो है उम्र के ढलान पर आ गए तो एक सोनीपत बाई इलेक्शन हुआ जिसमें चौधरी देवीलाल जीते नहीं, लेकिन चुनाव हार गए, लेकिन राजनीतिक लड़ाई जीत गए और उनका बढ़त मिल गई चौधरी चरण सिंह के ऊपर। तो एक इंस्टांस मेरे को उनका याद है और जी, वो आपको दर्शकों को भी बताने वाली बात है। 80 में जनता पार्टी की सरकार टूट गई और चौधरी भजनलाल की लीडरशिप में कांग्रेस में, तो वो बाद में गए, लेकिन वो उन्होंने शुरू में तो जनता दल में अपना एक गुट बनाकर बहुमत करके और सरकार पलटी, उनकी सरकार बन गई जी। तो उन्होंने जो चौधरी देवीलाल के टाइम में हमने स्लेब प्रणाली और फ्लैट रेट इंट्रोड्यूस करवाई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो देश में कहीं नहीं थी, शुरुआत यहीं से हुई। तो उन्होंने, क्योंकि चौधरी भजनलाल का इलाका भी ट्यूबवेल का इलाका नहीं है, ट्यूबवेल का इलाके वो हैं जहाँ अंडरग्राउंड वाटर फसलों के माफिक है, तो वो उस बात को नहीं समझ सके। और बिजली बोर्ड का हो सकता है उस टाइम उन्होंने कहा हो कि जी ये हमारे पर बहुत बोझ है, इसको कम करो, तो उन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश की। तो आंदोलन चला, तो एक महावीर सिंह थे फटिया के, वो उसमें शहीद हो गए। हमने कोशिश करी, हम गवर्नर से भी मिले, 51 आदमियों का साइकिलों पर जत्था भी आया, ईरानंद आ रही थे, बलवीर सिंह मेरे बात नहीं बनी। तो हमने एक आह्वान किया एक रैली का कि भी जनता का दबाव तो जनता इकट्ठा ही होकर के बना सकती है और कोई जरिया नहीं है, सरकार मान नहीं रही है। तो एक भिवानी में रैली की, उसमें कोई बड़ा नेता हरियाणा का नहीं था, लेकिन
मैं आज देखता हूँ कि वो चीज़ आज नहीं है। जी। लोग अपने साधनों से आए, हमने केवल एक तरह से इन्फॉर्मेशन दी, अपने साधनों से आए और तकरीबन 1 लाख की भीड़ हुई भिवानी के करोड़ों पार्क में। और आज ये बहुत कम देखने को मिलेगा। आज तो प्रबंध करना पड़ता है, बिल्कुल, लोगों को व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, कैसे लाया जाता है, बिल्कुल, और कैसे घर तक छोड़ा भी जाता जी जी जी, सारा बंदोबस्त करना पड़ता है उनका। तो उस टाइम क्या था कि मैडम चंद्रावती थी, उनका क्योंकि वो बाढ़ डालके से एमएलए रही थी और जनता पार्टी की प्रधान भी थी, लेकिन उस समय शायद आपको टिकट नहीं मिली थी। ना, वो 82 मार्क्स। अच्छा, 82 वो आगे बात। जी जी जी। लेकिन उनको ये बात हजम नहीं हुई कि मेरे कहने से होना चाहिए था कोई कैंडिडेट में, और मेरे को एक हिसाब में वो जो बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे जी। तो उनको चीज़ ये पसंद नहीं आई, तो उनका मेरे से विरोध था। तो वो उसके बहाने से कि किसान आंदोलन है ये, और क्योंकि उसमें हमारी जो रैली थी उसमें कामरेड भी शामिल थे जी, तो इसका बहाना बना करके उन्होंने चौधरी चरण सिंह को एक लेटर लिखा जी कि इस तरह से है और ये लोकदल के आदमी नहीं हैं और ये कम्युनिस्टों की मदद कर रहे हैं और इससे वो बढ़ेंगे। तो चौधरी चरण सिंह ने मेरे से चिट्ठी लिख करके जवाब मांगा। अच्छा। और मैंने ये लिख दिया कि आप, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत स्थिति से वाकिफ़ हूँ और आप माता गायत्री देवी का प्रभाव है जी, और मैडम चंद्रावती ने चिट्ठी लिखी ये मुझे पता है, तो आपने उनकी बात को सुन करके सच्ची मान करके मेरे को जवाब दिया है, तो आप इनसे बचो। हाँ, ये आंदोलन है, लोगों का आंदोलन है, ये सही है कि वो भी पार्टिसिपेंट है, वो भागीदार है, लेकिन मूल रूप से ये लोकदल ही आंदोलन कर रहा है और आपका इस पे आशीर्वाद होना चाहिए। वो जा करके फिर उन्होंने शिकायत की वर्बल, तो मेरे को उन्होंने अगले दिन बुलाया कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ आपके जवाब से, आप व्यक्तिगत तौर पर। तो मैं जब पहुँचा तो शरद यादव मिलने के लिए बैठे थे। वो उस टाइम वो भी लोकदल में बड़े नेता थे जी, बिल्कुल, क्योंकि वो जबलपुर से चुनाव एक बाई इलेक्शन था उसमें जीत करके आए थे जी, और उभरते हुए व्यक्ति थे उस टाइम जी। तो और जैसे मैं पहुंचा तो समरपाल उनके जो पीए थे उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ और मेरे को कह रखा है कि वो आते ही भेजना है, लेकिन अभी बिजू पटनायक बैठे। तो बिजू पटनायक जो अब नवीन पटनायक इनके फादर थे जी। मैं उनसे पहले बिजू पटनायक जी से कभी नहीं मिला जी। तो इतनी देर में भीतर से बजर आया कि रण सिंह मान को ही भेज दो। अच्छा, आपको अंदर बुलाया गया? हाँ, बोले बुला ही रहे हैं आपको। मैं चला गया। पहली मुलाकात आपकी? पहली मुलाकात। तो चौधरी चरण सिंह ने वो मेरी जो चिट्ठी थी वो फिर पढ़ी मेरी हाजिरी में। अच्छा। और वो चिट्ठी ज्यों की त्यों बिजू पटनायक को दे दी कि देखो ये लौंडा, हाँ, आपके बोलते हैं, हाँ, कल का, और मेरे को ऐसी चिट्ठी लिख रहा है, देखो बिजू जी, इसमें ये हिम्मत। बिजू पटनायक ने वो चिट्ठी 2 बार पढ़ी। अच्छा। कितना डिसेंट आदमी था और बेबाक आदमी था। मेरा चौधरी साहब एक बात कह दो, इस बच्चे ने कुछ गलत नहीं लिखा। क्या बात है। आपको इसकी पीठ थपथपानी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। हाँ, आपको पार्टी में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जी, वो बांप गए आपको वो चीज़ें। हाँ। तो उन्होंने वो गुस्से में तमतमाए हुए थे, चरण सिंह जी, जो उन्होंने फीड किया हुआ था मेरे खिलाफ। तो उन्होंने मेरे को जैसे ही वो चिट्ठी थी वो रख दी और मेरे से कहा जॉर्ज ऑरवेल का नाम सुना है? तो चूंकि मैं हालांकि साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हुई हूँ, जी जी, लेकिन मैंने साइंस से अलग बहुत लिटरेचर पढ़ा है, बहुत किताबें पढ़ी हैं। रामायण महाभारत से लेकर के कैपिटल दास कैपिटल तक पढ़ ली। कम्युनिस्ट सपोर्ट वाली भी और कम्युनिस्ट विरोध का भी लिटरेचर पढ़ा। तो जॉर्ज ऑरवेल जो था उसने किताब लिखी, इंग्लिश में था वो। तो उसने कम्युनिस्टों के खिलाफ वो एक उपन्यास था जिसका हिंदी है पशुवाड़ा, एनिमल फार्म। तो मैंने वो पढ़ा हुआ था, इसमें कोई मैंने कहा जी मैं जॉर्ज ऑरवेल को जानता हूँ। कैसे जानते हो? मैंने कहा उन्होंने एक किताब लिखी है
द एनिमल फार्म, उनको बड़ा अचंभा हुआ कि हरियाणा का आदमी जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ा हुआ है। हाँ, बोले क्या उसमें क्या है, मेरे से उन्होंने पूछा, ताकि कहते ऐसे ही यहाँ पर आपको बांटना चाहते थे वो आखिर कितना। जी जी जी। मैंने कहा वो कम्युनिस्ट विरोध का उसकी पुस्तक है वो, और वो ये बताता है उसमें कि जो कम्युनिज्म है वो जो एक स्वाभाविक मानसिक विकास है उसको कुंद करता है जी, रोकता है उसको, और उसकी बुद्धि कुंद होकर के जो उसको सिखाया जाता है वही बोलता है। क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर बार बार अपने बॉस को ये कहता है कि उसमें उसका नाम नेपोलियन है, जो शुगर है, कि कॉमरेड नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, यानी और जितने मेंबर हैं वो बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, जो वो बोलता है उसके साथ साथ बोलते हैं कि यस कॉमरेड नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। तो उनको बड़ी हैरानी भी हुई, खुशी भी हुई। फिर मेरे को उन्होंने बिरजू पटनायक की हाजिरी में जी 1.5-2 घंटे कम्युनिस्ट विरोध का भाषण दिया, देश और प्रदेश समेत सब, वाह गजब, दुनिया भी समेट ली उसको। गजब। हाँ जी, उनकी भी मैंने आर्थिक नीति चौधरी चरण सिंह की पढ़ी हुई थी, और वो भी एक अच्छी किताब है कि किस तरह से जो इस देश का कृषक है, कृषक नीतियाँ क्या हैं, वो उसको कितनी सूट करती हैं, उसके सामने प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसका सॉल्यूशन किस रास्ते से है, मतलब बहुत अच्छी बारीकी से आपने। हाँ, और हर किसान के बच्चे को जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी जिज्ञासा है कुछ जानने की, वो किताब पढ़नी चाहिए। मैं ये सजेस्ट भी करूँगा आपके चैनल की मार्फत। जी जरूर। हाँ, तो वो मेरे से बहुत खुश हुए, और वो जब तक उनको होशो आवास रहा, उनका आशीर्वाद मेरे को बना रहा। लेकिन मैं पॉलिटिकली हरियाणा की जो सिचुएशन थी उसके मुताबिक मैं चौधरी देवीलाल के साथ ही रहा। एक वो दौर भी आज जब विचारधाराएं अलग हो गई, चरण सिंह जी अलग हो गए, देवीलाल जी अलग। हाँ, तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन देखिए एक समाज में आप चीज़ देखोगे बहुत कॉमन मिलेगी। जी जी। कोई भी वर्ग हो, वो जैसे बैंक है, वो अपनी रिकवरी के लिए गारंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और बोरोवर पर कम देते हैं। गारंटर मजबूत चाहिए बोरोवर से, बोरोवर से ज़्यादा गारंटर की छानबीन ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे ही राजनीति में जो वर्ग होते हैं वो ये देखते हैं कि तुम्हारा ये अच्छा नुमाइंदा है, तो वो उसको गारंटर के रूप में देखते हैं जी। तो हरियाणा के लोगों ने और किसानों ने देवीलाल को अच्छा गारंटर माना। जी बिल्कुल। तो वो चौधरी चरण सिंह की उम्र भी डल गई थी, और लोगों ने चौधरी देवीलाल पर विश्वास किया, तो उन्होंने पार्टी भी खड़ी की और बहुत साधारण लोगों को गरूम भी किया। लेकिन उसमें ये खूबी ज़रूर मैं तारीफ़ भी करूँगा उनकी जी, कि उन्होंने जब ये देख लिया कि ये बच्चा काम करने वाला है, कर्मठ है, विवेकशील है, उसको प्रोत्साहित किया, अप्रिशिएट किया। हाँ प्रोत्साहित किया। लेकिन ये दुर्भाग्य था, ये उनका भी दुर्भाग्य था जी कि वो उनके ये सारी चीज़ें, उनके जो उदार मदद होती थी लोगों को, और जो एक पंचायती उनकी नेचर थी, और जो साधारण घरों से भी बच्चों को निकाल रहे थे, उन सब पर पानी फिर गया, क्योंकि उनके राजनीतिक वारिस उनकी उस परंपरा को न निभा सके, न उसको आगे बढ़ा सके। एक वो दौर मान साहब चंद्रशेखर जी का और वीपी सिंह का, कि कैसे वो देवीलाल जी के साथ साथ घूमते थे और फिर कैसे जो राजनीतिक शिखर तक पहुंचे, उसकी बातें, क्योंकि आप उनकी भी साक्षी हो उस दौर की बातें। देखो वीपी सिंह जब अलग हुए तो बोफोर्स का इशू बना करके, और उन्होंने अपना एक अलग मंच बना लिया था, और लोगों ने ये समझ लिया कि ये ईमानदारी का प्रतीक है आदमी, ये मसीहा है, और देश को ऐसे आदमी को बागडोर सौंप दी जाए तो देश पता नहीं, क्योंकि इस मामले में सरकार भी गिर गई थी। भारतीय लोग बड़े भावुक किस्म के हैं। अब इस सरकार में भी पुलवामा का, जिसका आज तक रहस्य पता नहीं चला कि वो गाड़ी कैसे, कौन सी चूक से आई और इतना RDX लेकर के आई कि उसमें हमारे 50 से ऊपर जवान शहीद हो गए। तो वो ये देखा कि ये असली देशभक्त है। हालांकि बोफोर्स तो अपने कारगिल लड़ाई में अपनी उपयोगिता सिद्ध की, लेकिन वो दौर वो तो बाद का दौर है।
कारगिल की लड़ाई का तो बात लेकिन उस टाइम ये समझ लिया गया। और राजीव गांधी सीधे सपाट आदमी थे, उसको बहुत ज़्यादा हेरा फेरी और वो नहीं आती थी। और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश हाँ, भी कर दी। शब्दों की जादूगरी में भी ये कमी राहुल गांधी में भी है, शब्दों की जादूगरी इसको भी नहीं आती। संजय गांधी शायद इस मामले में काफ़ी आगे थे। हाँ वो था, लेकिन वो लेकिन कुछ समय बाद हाँ वो नहीं रह पाए, मतलब एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो हरियाणा में जो था वो इन सब बातों का असर आना था, क्योंकि चौधरी देवीलाल एक तरह से आप ये समझो कि सेंटर पॉइंट बन गए अपोजिशन यूनिटी के। जो जनता पार्टी बिखर गई थी, केंद्र बिंदु बन गए थे, राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी उस समय। और वो तब होती है जब आप कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोदते हो, तुम छोड़ते हो, तो त्याग करते हो। आप उसको ये बोलो कि आपको पहले ही छोड़ना पड़ता है, फिर आप पाते हो। तो बड़ा वो होता है जो छोड़ता है। फिर लोग उसको इस काबिल बना देते हैं कि वो पाने की भी स्थिति में चला जाता है। लेकिन उनको एक कॉम्प्लेक्स था चौधरी देवीलाल को, वो अंग्रेजी को ज़्यादा नहीं, वो नोट भी उर्दू में लिखते थे देवीलाल। कोई बात, हाँ कोई बात लिखनी होती उनको, और वो अखबार भी चाव से उर्दू के पढ़ते थे जी। तो वो ये सोचते थे, उनको एक कॉम्प्लेक्स कह लो, आप डर कह लो, ये था कि कहीं ये, क्योंकि दिल्ली में सारा काम काज इंग्लिश में होता है और कहीं मैं फंस न जाऊँ, मेरा बुढ़ापा खराब ना हो जाए, तो मेरे को ऐसी पोजीशन हो सरकार में जो बने, एक तो मेरी सरकार सुनिश्चित हो जाएगी, हरियाणा में सरकार बची रहेगी, क्योंकि सेंटर उस टाइम काफ़ी दखल देते थे और आज उससे भी फालतू दखल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्टेट्स में, जहाँ उनकी सरकारें नहीं उनको बेदखल करने की कोशिश करती है। ये मेरे को ये बिल्कुल हाँ सच्चाई ये है कि वो उस टाइम भी होती थी। तो वो कि दो चीज़ें हो जाएंगी, एक मेरे को पोजीशन ऐसी बन जाएगी कि मेरा ओरा, मतलब टोरा सा कर दो आप उसको, वो बन जाएगा, रुतबा बन जाएगा। और हरियाणा में सरकार है उसको गिरने के, जैसे कि 77 वाली 80 में गिर गई थी, वो वैसे नहीं गिरा पाएगी क्योंकि सेंटर में सरकार दूसरी आ गई। तो वो एक तरह से रचनाकार थे उसके करके, तो वो किया। लेकिन वीपी सिंह में वो बात नहीं निकली जो जैसे नरेंद्र मोदी में नहीं निकली। तो लोग तो एक ने एक, क्योंकि भावनात्मक मुद्दों पर यदि फैसला आप राजनीतिक लेते हो तो तकरीबन धोखा खाने की बात ज़्यादा होती है। वो गए तो उसने अपना और वर्चस्व बढ़ा, अपना दायरा बढ़ाने के लिए उन्होंने मंडल आयोग भी लागू कर दिया। हाँ, मंडल आयोग से बड़ी अफरा तफरी समाज में हुई। लेकिन देखो आप ये मानोगे कि उसको मेरी समझ में 1% भी लाभ नहीं हुआ उस आदमी को। सामाजिक ताना बाना ही खराब हुआ। और फिर चंद्रशेखर बन गए, क्योंकि नेक्स्ट वो भी थे, वो भी उसी दौड़ में बिल्कुल, वो दौड़ में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे। हाँ, और देश को सोनागर भी रखना पड़ा अर्थव्यवस्था को संभाले रखने के लिए। तो आगे भी ये चीज़ आएगी कि मतलब इस सारी राजनीति की दूरी आपके और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको मत मानो कि भाई सारी चीज़ फैसला करेंगे, क्योंकि हल्के लोग भी राजनीति में आ गए। और अब तो ऐसा दौर आ गया जिसमें और भी हल्के लोग हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र है इसमें नुमाइंदे बनते हैं, चुने जाते हैं, तो वो नेताओं की पसंद वो लोग बनते हैं टिकटों के लिए, या तो पानी मारते हैं या सेवा करते हैं। सेवा वो जो उसको बाती है वो सेवा करते हैं, या निवेश करने वाले हैं कि मैं निवेश करूं। मतदाताओं का भी बड़ा इस पे योगदान, मतदाताओं का एक अहम रोल, जो सिचुएशन आ गई इस देश में, और चाहे वो प्रदेश हो अपना, वो ये भी शामिल है। तो बाहर मतदाताओं पर आ गया, वो सर्जनहार है। लोकतंत्र में असली शक्ति है वो मतदाता के पास है, उनको भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। केवल पॉलिटिक्स पे सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिए। किसानों ने यही किया, यही इनकी सफलता का राज है कि उन्होंने अपने आप को जो है ना स्ट्रॉन्ग किया, पॉलिटिक्स के भरोसे नहीं छोड़ रखा किसानों ने। बिल्कुल हाँ, और इसकी एक और खूबसूरती ये है इस किसान आंदोलन की, जो इस मौके पर कहनी भी चाहिए, लोगों को पता भी लगना चाहिए। जी जरूर, कि कोई एक आदमी नेता नहीं, बहुत किसानों को, क्योंकि मैं तो टोल पर भी रहा हूँ, धरने पर रहा हूँ, नहीं पता कि इसका नेता कौन है जी, क्योंकि पंजाब की जत्थेबंदियाँ ज़्यादा हैं और हरियाणा के भी कुछ हैं, लेकिन
हम ये नहीं कह सकते कि ये लीड कर रहा है, दरअसल मुद्दा लीड कर रहा है। हाँ, इनका लीडर मुद्दा है। हाँ, मुद्दा है जी। कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ना, ये आंदोलन चलता रहे। तो हाँ, तो लोग सोचने लग जाएं, यानी लोकतंत्र में जनता ही सर्जनहार है, मतदाता सर्जनहार जी, बिल्कुल। नई व्यवस्था का। जी। तो वो व्यवस्था जो आपकी सुन ले, वो व्यवस्था जो आपके लिए काम करे, वो व्यवस्था जहाँ आपके सम्मान को ठेस ना पहुँचे, वो व्यवस्था जो आपके बच्चों की भी सोचे, वो व्यवस्था जो आपके प्रदेश के विकास की और दूसरी बातें भी सोचे, वो व्यवस्था जो आपके देश की भी चिंता करे, बिल्कुल। वो जब करेगी जब मतदाता जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जागरूक होगा, वो जागरूक होंगे, समझदार होंगे, विवेकशील होंगे और अच्छा निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। अपने निजी हित के लिए वो विकास को दरकिनार नहीं करेंगे। अपने निजी हित के लिए इन सबको ताक बना। बिल्कुल। 87 के दौर की हम लगातार बातें कर रहे हैं, उसका एक ये भी किस्सा जो आपको हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी। जब देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने, उससे पहले वो दरअसल बनना नहीं चाहते थे। वो एक रात पहले जो घटनाक्रम हुआ, उन्होंने वीपी सिंह को फ़ोन किया, उसके बारे में आप कुछ बताएं। नहीं, वो बहुत क्लियर सी बात थी जी। ये सही है कि क्योंकि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन थे और अधिकांश लोगों को जो जनता दल की टिकट पर जीतते वो उन्हीं की तरफ देखते थे। लेकिन वो प्रधानमंत्री चूंकि एक तरह से उनको कह चुके थे वीपी सिंह को, जी, चंद्रशेखर को तो राजी रख रहे थे, कमिटमेंट दे चुके थे। हाँ, उसको दे चुके थे कि राजा आप बनिए। और वो इसलिए नहीं कि वो उसमें काबिलियत देखते थे, जी, अपने को इस काबिल नहीं समझते थे कि मैं इस पोजीशन पे एक ऐसा देश जो जिनमें इतनी विविधता है, भाषाओं की विविधता है, उसको मैं उस पोजीशन को निभा भी सकूँगा। तो मुझे वो पोजीशन लेनी चाहिए सरकार में और पद मेरा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का मेरे को ठीक लगेगा, जिसमें मेरा इज्जत भी बनी रहेगी और मेरी मतलब मैं तो निभा भी दूंगा। जी। क्योंकि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान जितने बड़े देश का कोई एक छोटा पद नहीं है, बहुत इतनी जिम्मेवारियां हैं। बिल्कुल। और उसको भाषाई ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि चौधरी देवीलाल फक्कड़ किस्म के आदमी थे। वो लोगों के बीच में रहना पसंद करते थे, दफ्तर में तो बैठने में उनको आनंद आता ही नहीं था, उनका दिल भी नहीं लगता था, बल्कि विचलित होते रहते थे वहाँ कि कहाँ आके बैठ गया मैं। तो वो वहाँ नहीं कर सकते थे, वो उनके मिजाज के अनुरूप नहीं था। हाँ, अनुरूप नहीं थी वो पोजीशन। हाँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके लिए थी तो उन्होंने उनको आगे कर दिया। इसमें कोई बहुत बड़े राज की बात नहीं। उसमें एक किस्सा ये भी है, जब देवीलाल जी ने बोला कि मैं ताऊ हूँ, मुझे ताऊ ही बना रहने दो, उस ताऊ शब्द के पीछे भी आप कुछ खास बताना चाहें। ताऊ की ये थी कि जब न्याय युद्ध चला और ये मानिए कि आपने शायद ही आपकी तो न तो मुझे पता नहीं, बच्चे भी हो सकते उस टाइम जी, तो हरियाणा में एक समस्त हरियाणा सम्मेलन हुआ जींद में जी, और मेरी समझ में हाजिरी वाइज उससे बड़ी कोई रैली नहीं हुई। और उसके बाद में ये 86 की, तब तो मेरा जन्मदिन भी हुआ था। हाँ जी, 86 में। और उसके बाद में ये जांचने के लिए कि हाँ लोग साथ हैं, कितने साथ और हाँ कितने साथ हैं, जी, किस कदर साथ हैं, किस कहाँ कमजोरी है, ये मापने के लिए हरियाणा बंद का आह्वान किया 86 में। हाँ जी। तो वो बंद अभूतपूर्व था। साइकिल तक नहीं चली, रेहड़ी क्या, चाय की दुकान नहीं चली, बीड़ी भी नहीं मिली, इतना ज़बरदस्त बंद हुआ। और तो वो बंद हुआ, फिर बड़े ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनी। वो हवा टूटने नहीं दी उनके साथियों ने, आप ये कहो जी। तो वो लोकदल बहुगुणा थी पार्टी जी, जो न्याय युद्ध लड़ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें सहयोगी थी न्याय युद्ध में। तो जब सरकार बन गई और अपोजिशन फिर से इकट्ठी होकर के जनता दल बना रही है, ऊपर गए, तो मैंने एक बयान दिया था जी, और वो पंजाब केसरी में छपा था जी, मेरे को तारीख याद नहीं है जी, मजमून याद है जी। वो ये था कि गुजरात ने बापू दिया इस देश को,
महात्मा गांधी के रूप में। यूपी ने चाचा दिया जवाहरलाल नेहरू के रूप में। हरियाणा बेशक छोटी स्टेट है, लेकिन सब समाज का सबसे सम्मानित पद ताऊ का है, जहाँ सब उसको इज्जत देते हैं, उसका आदेश की पालना करने की कोशिश करते हैं, वो है ताऊ। हरियाणा ताऊ दे रहा है देश जी। तो बिल्कुल ये जो हमारे सामने शख्सियत बैठे हैं, तो इनका इतना बड़ा अहम योगदान उस दौर में रहा है कि चौधरी देवलाल जी को ताऊ की उपाधि मिली और पूरे देश में जो है ताऊ के नाम से प्रचलित भी हुए। जी, वाकई ज़बरदस्त। मान साहब, कुछ और ऐसी बातें जो साझा करना चाहते हों, जो छूट गई हों, राजनीतिक चीज़ें इस तरह की आप कुछ बताना चाहें? सुरेंद्र जी, कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि वैसे तो हाँ, करते ने बातें बड़ी लंबी है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा जो आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि वो बयान आपके अभी तक सामने ना आए हो, ना छपे हो, इस तरह की कोई बातें? सुरेंद्र जी, आप इसको, आपका और हमारा जो ये बैठक है, आप इसको अंतिम मान के क्यों चल रहे हो? तो जी, आज बिल्कुल, सारी हाँ, बिल्कुल, ये भी फिर बैठेंगे जी, और आपके भी जहन में कोई बात हो, और आप जब लोग इसको सुनेंगे और आपसे जो मेरे से परिचित नहीं है जी, और मेरे पास मेरा नंबर भी जिनके पास नहीं है, और आपसे बातचीत हो और उनको किसी तरह की जिज्ञासा हो और कह के हम ये भी जानना चाहते हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ। जी, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मीटिंग में उन सब बातों पर भी चर्चा हो जाएगी। जी, थैंक्स ए लॉट, आपका बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल, thank you। बहुत सारी बातें जी, जी, जो पुराने लोग हैं, हाँ, उनको याद ताज़ा हो जाएगी। जी, जी, जी। और जो हरियाणा के बारे में ये जिज्ञासा रखते हैं कि मैं पुरानी बातें यहाँ की क्या हैं, इतिहास क्या है, जी, उनको ये चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल पूछेंगे। वायरल हो जाएंगी। जी, मैं जी, जी, अपना सौभाग्य मानता हूँ जी। आप आए, जी, जी, और थैंक यू मान साहब। और आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। तो ये थे रण सिंह मान जी, जिन्होंने उस दौर के जो है राजनीतिक किस्से, ऐसी बातें, ऐसे अनसुने किस्से हमारे साथ साझा किए। और मान साहब बड़े उस तरह के इंसान हैं जो कम्युनिकेट यानी संचार करना ज़्यादा जो है आदान प्रदान करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या लोगों से बातचीत हो, लोगों के बीच बैठना, बातें करना। तो वाकई मान साहब का जो व्यक्तित्व है बड़ा महान है। तो आज के हम इस कार्यक्रम को यहीं जो है समाप्त करते हैं। अगली बार किसी और शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।